IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मॉडर्न इंडिया में हम एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो द्वितीय चरण शुरू हुआ है, जो 1905 से 1919 के बीच में चल रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने आपको बताया था कि 3 चरणों में है। पहला चरण जो है, याद रखिएगा, वो 1885 से लेकर के 1905 के बीच में। इसका वीडियो मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया है, जो घटनाएं इस समय हुई थी। इस चरण को हम उदारवादी चरण कहते हैं। इसमें उदारवादियों का प्रभाव बहुत ज्यादा था। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण है, ये 1905 से शुरू होता है और 1919 तक चलता है। तो 5 से और 1919 के बीच में जितनी भी घटनाएं हैं, वो राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में शामिल होती हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में आज ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन और उग्रवाद का उदय कैसे होता है, ये बताया था मैंने। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में 1919 तक जो घटनाएं हुई हैं, 1905 से आज हम उसके आगे बढ़ेंगे तो 1906 से लेकर के और 1912 तक की घटनाओं को इसमें हम देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई हैं और मॉडर्न इंडिया में क्रम मिलाने को आता है। तो क्रम मिलाने में, सीक्वेंस मिलाने में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं अगर हम उनको सीक्वेंस से नहीं पढ़े होते हैं तब। तो इस याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में आज हम लोग 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी उसको देखेंगे। मुस्लिम लीग के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे, मुस्लिम लीग के उद्देश्य कैसे बदल जाते हैं और वो लखनऊ में आके कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं, उनको देखेंगे। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन होता है, उग्रवादी और उदारवादी जो अलग अलग हो जाते हैं उनको जानेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद याद रखिएगा 1909 का जो अधिनियम आया था, जिसे जो है हम बोलते हैं पार्लियामेंट सुधार बोलते हैं। इसमें जो सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था, ये हमें देखना है क्या परिवर्तन हुआ था। और आगे चल करके 1912 में जो दिल्ली राजधानी बनी कलकत्ता से, और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया, और यहीं से याद रखिएगा अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जो है गति देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम लोग इस 4 घटनाओं को देखेंगे। तो ऐसे महत्वपूर्ण घटनाओं को जब हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाते हैं। उनको हमें डिटेल में पढ़ना है, उन घटनाओं को हमें समझना है कि वो घटनाएं कैसे कैसे घटी हैं और कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसको हमें बहुत ध्यान से, केयरफुली तरीके से और सरल तरीके से डायग्राम और मैप के माध्यम से हम इसको समझेंगे, इसको जानेंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट करके जो है उसको पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। याद रखिएगा, विभाजन और किसकी नींव पड़ी इसको देखेंगे। तो 1906 से लेकर के और 1912 तक की घटनाओं को हम भारतीय राजनीतिक संरचना का जो विघटन होता है और एक नए युग का जो आरंभ होता है, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, सारे इनको जानना बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा ये सारे टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं बार बार इस चीज को आप लोगों को चेता रहा हूं, ठीक है। याद रखिएगा, 6 वर्ष जिन्होंने अगले 35 वर्षों के स्वतंत्रता संग्राम की पटकथा लिखी है, वो यही 6 वर्ष हैं, इसको हमें याद रखना है। 1906 से 1912 की घटनाओं को हम इसमें देखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। और बहुत ध्यान से इसको समझने की जरूरत है, मॉडर्न इंडिया को पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक युग का वास्तुशिल्प अगर कहा जाए, विंध्वंस से नवनिर्माण तक। सबसे पहले अगर याद रखिएगा, अगर हम पढ़ेंगे तो 1906 से लेकर के और 1909 के बीच में जो है सूरत में कांग्रेस का 2 फाड़ कैसे होता है, तो उसकी पटकथा कहां से लिखी जाती है, बनारस अधिवेशन 1905 से। तो हम आगे इसमें देखेंगे। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है और सांप्रदायिक राजनीति का जो संस्थागत शुरू हो जाता है हमारे यहाँ, सांप्रदायिकता के बीज बो जाते हैं। और 1906 से लेकर 1909 के बीच में मुसलमानों के लिए कई काम किए गए, उन्हें पृथक निर्वाचन व्यवस्था, पृथक मताधिकार व्यवस्था जब दिया गया, ये भी हम देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे भारतीय राजनीति में परिवर्तन आता है। इसके बाद याद रखना 1911-12 में राजधानी का दिल्ली हस्तांतरण हुआ
और नए राजनीतिक भूगोल का निर्माण हो गया, नींव पड़ गई 1911 में। और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, और आजाद हिंद फौज का बीज 1912 में रखा गया था, ये भी याद रखिएगा, जान के आपको आश्चर्य होगा। लेकिन जो आजाद हिंद फौज है ना, इसका बीज 1912 में ही पड़ गया था, जो आगे चल के जो है 1942 में जाकर के वो एक वृक्ष बनता है। तो उसको भी हम जानेंगे, उसके प्रमुख नेता कौन थे, कैसे घटनाएं आगे बढ़ी। तो इन 4 टॉपिक को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, ठीक है। हम लोग एक एक करके एक एक चीज को यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। वैचारिक दरार, नरमपंथी बनाम उग्रवादी, उग्रवाद का उदय कैसे होता है, तो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बता दिया था। लेकिन चूंकि सूरत अधिवेशन को यहाँ डिटेल में पढ़ना है और घटनाओं, एक एक घटनाओं को हमें डिटेल में जब तक नहीं पढ़ेंगे तो चीजें हमारे समझ में नहीं आती हैं। याद रखिएगा, अगर हम उदारवादियों को नरमपंथी भी कहा जाता है, ये विचारों से उदार थे। एक आपका उग्रवादी, जिसे हम गर्म दल कहते हैं, अर्थात ये विचारों से जो है उग्र थे, विचारों से उग्र थे, ये बात याद रखिएगा। इनके काम के तरीके अलग अलग थे। जैसे याद रखना, जो उदारवादी थे ये केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे आंदोलन को। ये चाहते थे कि हर चीज क्या हो, बंगाल तक सीमित हो। क्या सीमित हो, तो स्वदेशी और बहिष्कार का दायरा। उदारवादी चाहते थे, नरमपंथी चाहते थे कि स्वदेशी और बहिष्कार का जो दायरा है वो केवल बंगाल तक ही सीमित रहे, उससे आगे ना बढ़ने पाए। तो मेंस के एग्जाम में उदारवाद और उग्रवाद में जब अंतर पूछा जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन जो उग्रवादी थे वो बंगाल से बाहर संपूर्ण देश में फैलाना चाहते थे, किसको, स्वदेशी को, बहिष्कार को। तो ये वैचारिक दरार थी, ये वैचारिक मतभेद दोनों में था। याद रखना, उदारवादियों में रास बिहारी घोष कहा जाए तो 1907 के अध्यक्ष पद के पहले ही पसंद थे। लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक इनकी पसंद थे, किसके, उग्रवादियों के। याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन में चाहते थे, उदारवादी चाहते थे कि अध्यक्ष रास बिहारी घोष बने, और उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक में से कोई एक अध्यक्ष बने, और जो स्वदेशी स्वराज बहिष्कार का मुद्दा है उसको पास करा ले और पूरे देश में इसको लागू करे। लेकिन उदारवादी चाहते थे कि नहीं, ये केवल भारत तक सीमित रहे, मतलब बंगाल तक सीमित रहे। आगे बढ़ते हैं। जो उदारवादी थे, याद रखिएगा, ये सीधे टकराव से बचाव रखते थे। ये स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन पर विवाद हो गया। तो याद रखिए, यही 4 मुद्दे थे जिसकी वजह से सूरत का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ है। तो ये 4 मुद्दों को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन मुद्दे थे, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। इन्हीं 4 मुद्दों को लेकर के उग्रवादी चाहते थे कि पूरे भारत में इसको लागू किया जाए, पूरे भारत में लागू होगा, पूरे भारत में जन आंदोलन के रूप में इसको किया जाए। और उदारवादी चाहते थे कि केवल बंगाल तक सीमित रहो और बहुत हो हल्ला मत करो, बहुत संवैधानिक तरीके से काम करो, हमें रोड पर हड़ताल और आंदोलन, जन आंदोलन नहीं करना है। 1906 के प्रस्तावों की व्याख्या, ये 1906 की प्रस्ताव की व्याख्या में विवाद था। ये जो आपका उदारवादी थे नहीं चाहते थे कि ये प्रस्ताव पास हो, लेकिन जो उग्रवादी थे वो स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हो चुकी है और नरमपंथियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अरविंद घोष का मत था। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में वो चाहते थे कि अब सारे मुद्दे शामिल किए जाएं, स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को, और उसको बंगाल तक सीमित न रखा जाए और उसको पूरा जन आंदोलन पूरे भारत बनाया जाए। ये वैचारिक मतभेद था किसमें, उदारवादियों और उग्रवादियों में। और यही विवाद 1905 के बनारस अधिवेशन में, फिर 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में और 1907 के सूरत अधिवेशन में देखने को मिला, और अंत में कांग्रेस 2 भागों में बट गया। ठीक है, तो ये 4 मुद्दे ये नहीं चाहते थे, ये 4 मुद्दे चाहते थे। तो मेन यही 4 मुद्दे था जिस वजह से कांग्रेस का विभाजन हुआ है। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है उसके मुद्दे कौन थे, इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, सूरत का भौगोलिक षड्यंत्र, ये शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि जो सूरत अधिवेशन होना था, याद रखिएगा, 1906 के प्रस्ताव की व्याख्या, ये 4 मुद्दे थे जिसकी वजह से सूरत का विभाजन हुआ है। 1906 के प्रस्ताव की व्याख्या में विवाद था। कि जो सूरत अधिवेशन होना था, याद रखिएगा,
वो सूरत में नहीं होना था, वो नागपुर में होना था। ये भी क्वेश्चन आपको शायद नहीं पता होगा, याद रखिएगा। लेकिन सूरत का षड्यंत्र रचा गया। क्यों? आखिर सूरत में ही अधिवेशन क्यों कराया गया, जबकि यह अधिवेशन प्रस्तावित था नागपुर में, और नागपुर उस समय मध्य प्रांत का हिस्सा था और सूरत उस समय बॉम्बे का हिस्सा था, बॉम्बे प्रांत था। और बॉम्बे प्रांत में उस समय पाकिस्तान का सिंध प्रांत, गुजरात और पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये आपका क्या कहलाता था? ये बॉम्बे प्रांत कहलाता था। अब यहीं पर उदारवादियों ने षड्यंत्र रचा उग्रवादियों के खिलाफ, क्योंकि जब 1905 की घटना हुई तो 1905 में कांग्रेस का अध्यक्ष उग्रवादियों में से कोई बनना चाहता था, लेकिन कौन बन गया? बनारस में वो गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1906 की बात आई तो 1906 में उग्रवादियों ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करते हैं कि 1906 में जब कलकत्ता अधिवेशन होगा तो हम वहां पर अध्यक्ष बनेंगे, चाहे हम बने बाल गंगाधर तिलक और चाहे लाला लाजपत राय बने। लेकिन उदारवादियों ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा थी। उन्होंने दादा भाई नेहरूजी को कलकत्ता में अध्यक्ष बना दिया। अब दादा भाई नेहरूजी के सामने बाल गंगाधर तिलक बोल ही नहीं पाए, उग्रवादी बोल ही नहीं पाए कि इतने बड़े नेता थे। और वहां पर उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया स्वराज का। तो कांग्रेस का उद्देश्य क्या हो गया? स्वराज तो हो गया, लेकिन ये 4 प्रस्ताव ले घूम रहे हैं उग्रवादी: स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। अब बात आया कि अब अगला अधिवेशन जब नागपुर में होगा तो हमारे में से कोई अध्यक्ष बनेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे लाला लाजपत राय बने और चाहे बाल गंगाधर तिलक बने। लेकिन सूरत का भौगोलिक षड्यंत्र रचा उदारवादियों ने, और क्या रचा? क्या ध्यान दीजिएगा। एक नियम लाया गया, और नियम यह लाया गया कि गृह प्रांत का नियम एक लाया गया, और कहा गया कि मेजबान होने के नाते उस प्रांत का नेता अध्यक्ष नहीं बन सकता है। सूरत बंबई प्रांत में था, इसीलिए तिलक जो बंबई प्रांत से थे की अध्यक्षता को वैधानिक रूप से रोक दिया गया। ये षड्यंत्र बाल गंगाधर तिलक के साथ किया गया उदारवादियों द्वारा, और कहा गया कि जो जिस प्रांत का होगा उस प्रांत का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो बंबई प्रांत का कौन थे? बंबई प्रांत से कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक अब अध्यक्ष नहीं बन सकते, क्योंकि अधिवेशन सूरत में होने जा रहा है, और सूरत कहाँ है? बंबई में उस समय था। गुजरात तो कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र और सिंध तीनों मिलाकर के बॉम्बे स्टेट कहलाता था। ये षड्यंत्र रचा किसने? उदारवादियों ने। किसके खिलाफ? उग्रवादियों के खिलाफ, कि ये लोग अध्यक्ष न बनने पाए, और बाल गंगाधर तिलक अगर अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष होने के नाते चारों प्रस्ताव पास करा लेंगे, तो हो सकता है कि अंग्रेज कांग्रेस को बैन कर दे, क्योंकि ये जो है उग्र प्रवृत्ति के थे, ये हमेशा भाषणों में अपने उग्रता दिखाते थे। सूरत याद रखना बंबई प्रांत में था। फिरोज शाह मेहता द्वारा अधिवेशन का स्थल बदला गया था। स्थल कौन था? नागपुर था। तो नागपुर उसमें मध्य प्रांत में आता था, आज महाराष्ट्र में है। कांग्रेस का 23वां अधिवेशन का यहां प्रस्तावित था। कहां पर? नागपुर में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, अभी अधिकांश लोग नहीं बता पाएंगे कि सूरत अधिवेशन से पहले उसका स्थान कहां तय किया गया था, तो नागपुर तय किया गया था। लेकिन नागपुर में याद रखिएगा जो है प्रस्ताव, ये स्थान बदला किसने? जनाब फिरोज शाह मेहता, और ये उदारवादी थे। फिरोज शाह मेहता द्वारा ही अधिवेशन का स्थल बदल दिया गया, और नियम यह लाया गया कि जो जिस प्रांत का होगा अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनने का जो नियम यहां था, उस नियम को रोक दिया गया। और इस तरह से अगर कहा जाए तो कांग्रेस में बाल गंगाधर तिलक कभी अध्यक्ष बन भी नहीं पाए। केवल लाला लाजपत राय को विशेष अधिवेशन कलकत्ता में जब 1920 में हुआ था, तब अध्यक्ष बनाया गया था। वो भी विशेष अधिवेशन में। वार्षिक अधिवेशन में कभी उग्रवादियों को अध्यक्ष बनाया ही नहीं गया, क्योंकि उदारवादियों का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। अब जरा मुझे समझो, इस तरह आप समझ सकते हो कि इस मैप का इस्तेमाल मैंने क्यों किया। इस मैप के माध्यम से बताने का यही कारण था कि चीजें आपके दिमाग में बैठे। आपके पढ़ने का मतलब यही होना चाहिए कि हमें कैसे इस चीज को, हिस्ट्री को समझना है, और हमारा यही मकसद है कि आपको सरल तरीके से कैसे बताया जाए, जिससे आप चीजों को समझ सकें। हिस्ट्री से जिन लोगों को डर लगता है, डर ना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये समझ गए होंगे
कि सूरत का भौगोलिक षड्यंत्र क्या है, गृह प्रांत का नियम ला करके उग्रवादियों को अध्यक्ष पद से रोक दिया गया। ठीक है, और स्थान किसने बदला था ये भी याद रखेगा, फिरोज शाह मेहता ने बदला था, और होने वाला कहा था नागपुर में। आगे बढ़ते हैं, खुला संघर्ष और ऐतिहासिक विभाजन। लेकिन उग्रवादी भी पीछे नहीं थे, उन्होंने खुला संघर्ष छेड़ दिया और कहा कि या तो इस पार या तो उस पार, अगर अध्यक्ष पद नहीं मिला तो हम लोग कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। और यही अंत में सूरत में कांग्रेस से अलग हो गए, क्योंकि उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया। तो सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी जीत है, ये लॉर्ड मिंटो ने वायसराय उस समय थे कहा था। जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया तो बहुत खुश हुआ मिंटो और कहा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी जीत है। कभी कभी ये लाइन पूछ दिया जाता है, याद रखिएगा। 26 दिसंबर 1907 को ताप्ती नदी के किनारे याद रखिएगा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ताप्ती नदी के किनारे ही सूरत स्थित है, वहीं पर यह अधिवेशन हुआ। स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। घटनाक्रम क्या हुआ कि दो पक्षों में खुला संघर्ष हो गया, यहां पर मारपीट भी हो गई थी। इतिहास में सब नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर आप किताब अथॉन्टिक किताब पढ़ेंगे ना, जैसे बिपिन चंद्रा, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है, मारपीट भी हो गई थी एक दूसरे से। लिखा है कि स्वागत समिति का अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वागत करने की समिति बनाई जाती थी, जो लोग आते थे उनको स्वागत किया जाता था। घटनाक्रम क्या था कि दो पक्षों में खुला संघर्ष हो गया, दोनों उग्रवादियों और उदारवादियों में। फेंके गए जूते सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को लगे। जो जूता फेंक के मारा गया था वो किसको लगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता को लगा, क्योंकि स्थान चेंज यही किए थे। अब आप समझ सकते हैं कि उस समय भी मारपीट का नौबत आ गई थी। परिणाम क्या हुआ कि तिलक के नेतृत्व में उग्रवादियों का कांग्रेस से विभाजन हो गया और रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। पाटीदार युवक मंडल कुंवर जी व कल्याण जी मेहता ने अधिवेशन में भाग लिया और इसकी स्थापना की थी। तो इसी अधिवेशन में पाटीदार युवक मंडल बनाया गया। पाटीदार गुजरात में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब आप इस समझ गए होंगे कि मारपीट तक नौबत आ गई थी और अंत में यह हुआ कि बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस से अपने आप को अलग कर लिया और अपने विचारधारा के अनुसार इन चार मुद्दों को आगे लेकर के संघर्ष करना शुरू कर दिया। याद है ना, एनी बेसेंट ने क्या कहा कि यह कांग्रेस के इतिहास की सबसे दुखद घटना थी जब कांग्रेस का विभाजन हुआ। एनी बेसेंट बहुत दुखी हुई, या कांग्रेस के और भी बहुत नेता दुखी हुए, और अंत में जो है कहा जा सकता है कि उग्रवादियों ने अपने षड्यंत्र, अपने बहुसंख्यक का एक लाभ उठाया, क्योंकि उग्रवादी संख्या में कम थे तो इसका लाभ उनको नहीं मिला और उदारवादियों को मिला। तो आप इस घटना को समझ सकते हैं कि कैसे इन घटनाओं के साथ कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब आपको हमें लगता है कि चीजें अच्छी समझ में आ गई होंगी, गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपके, और आपको क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व का शून्य, उग्रवादियों का दमन। याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो केसरी में लेख के कारण, अब इसी समय याद रखिएगा जब उग्रवादी उदारवाद से अलग हो गए तो बाल गंगाधर तिलक अपने न्यूज़पेपरों में लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे। तो उस समय कई उग्रवादियों को जेल की सजा हुई। जैसे केसरी में लेख के कारण गिरफ्तार किया गया न्यायाधीश स्ट्रेची द्वारा मांडले जेल बर्मा में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। किसको? बाल गंगाधर तिलक को, कि उग्रवादियों के आंदोलन कमजोर पड़ जाए। अब 6 वर्ष अगर बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में रहेंगे तो उग्रवादियों के आंदोलन को आगे बढ़ाएगा कौन? तो इस तरह से गिरफ्तार करके उनके आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए। जेल में रचना इन्होंने गीता रहस्य लिखा था, और जेल में ही मांडले जेल में गीता रहस्य के साथ साथ आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज भी इन्होंने लिखा था। और बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक होम ऑफ द बेदाज पुस्तक के माध्यम से ही ये बताया था कि जो वैदिक काल के लोग हैं उत्तरी ध्रुव से आए हैं, तो उत्तरी ध्रुव का कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था उसी पुस्तक में। याद रखिएगा, यहीं पर लिखा था, मांडले जेल में लिखा था। तो मांडले जेल आज वर्तमान में मांडले म्यांमार में, जिसे उसमें बर्मा कहते थे। याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पत्रिका में, किस में समाचार पत्र में लेख के कारण इनको जेल सजा हुई थी? तो याद रखना केसरी के कारण। दूसरा, किस न्यायाधीश ने इनको सजा सुनाई थी? तो याद रखना स्ट्रेची ने सजा सुनाई थी। ये भी याद रखेगा, ये छोटे छोटे की पॉइंट होते हैं, इनको याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। जेल में इन्होंने किताब लिखा। प्रक्रिया क्या हुई? बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा देश की पहली राजनीतिक हड़ताल का आयोजन किया गया
और मैक्स मूलर सांस्कृतिक विद्वान द्वारा दया याचिका की गई। मैक्स मूलर जो थे, जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था और उनके प्रति दया की याचना की थी कि उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, उनको जो है माफ कर दिया जाए। शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। याद रखना, ये बाल गंगाधर तिलक ने जब जेल जाते समय उन्होंने कहा था ये बात, तो इनको याद रखिएगा, उग्रवादियों के आंदोलन को तोड़ने के लिए उनको जेल, अलग अलग नेताओं को जेल भेजा जाने लगा और उनके साथ जो है एक तरह से अलग अलग केस फंसा करके उनके साथ कमजोर किया गया उस आंदोलन को। आगे अरविंद घोष के साथ क्या हुआ कि सक्रिय राजनीति से ये संन्यास लेकर के पांडिचेरी चले गए, क्योंकि इनको याद रखिएगा अलीपुर षड्यंत्र केस में, कलकत्ता में अलीपुर षड्यंत्र केस में इनको फंसाया गया, वहां पर बम कांड की घटना के कारण इनका भी नाम आ गया। बाद में चितरंजन दास, याद रखिएगा सीआर दास ने पैरवी की, वो वकील थे, पैरवी की और इनको जो है उस दोष मुक्त कराया और अंत में इन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया। तो ये भी एक तरह से षड्यंत्र था। लाला लाजपत राय की बात करें तो शेरे पंजाब, पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, दमन का सामना किया। यही एक व्यक्ति थे जो दमन का सामना करते रहे, झेलते रहे, लेकिन इनका साथ देने वाला कोई नहीं रह गया। तो जो बड़े नेता थे, चाहे अरविंद घोष हो और चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, दोनों अलग हो गए, उस समय राजनीति से अलग हो गए, इसलिए जो भारत से ये चले गए और राजनीति से अलग हो गए। इस तरह से उग्रवादियों का जो आंदोलन था वो कमजोर पड़ता गया, क्योंकि इनकी संख्या भी कम थी और उग्रवादियों की, उदारवादियों की संख्या ज्यादा थी। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब आपको समझ में चीजें आ रही होंगी कि कैसे कैसे जो है घटनाक्रम आगे बढ़ता है और कैसे कैसे इतिहास में घटनाएं कैसे घटती हैं, ठीक है। तो इनको हमें याद रखना है, क्वेश्चन अगर आए तो हमारा गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रिटिश पटकथा बात करते हैं। अब हम बात करेंगे 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल में, ये सूरत अधिवेशन मैंने बता दिया पूरा। अब हम बात करेंगे, याद रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों का एक उद्देश्य था, हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राजनीति करो। और जब बंगाल विभाजन किया गया तो बंगाल विभाजन के बाद मुसलमानों को राजनीति में लाना, कांग्रेस के खिलाफ उनको खड़ा करना और अलग अलग माध्यम से उनको सहयोग करना, ये अंग्रेजों की एक चाल थी हिंदू मुसलमानों के बीच में बीज बोने का। और इसकी शुरुआत 1905 के बंगाल विभाजन से शुरू हो जाती है। तो ये अगर कहा जाए तो 1906 का जो शिमला शिष्टमंडल रहा था ना, तो उसमें शिमला राजधानी हो गई थी, तो शिमला भी राजधानी थी और आपका जो है कहा जाए कलकत्ता भी राजधानी थी, बाद में दिल्ली राजधानी हो जाती है 12 में। याद रखिएगा, एक शिमला शिष्टमंडल जाना था वायसराय से मिलने के लिए, तो उसकी पटकथा कैसे शुरू होती है, तो उसका उस शिष्टमंडल में जाने के लिए प्रारूप लिखा था, ड्राफ्टिंग की गई थी, आर्चबोल्ड द्वारा प्रचार थे, अलीगढ़ कॉलेज के, जो अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज था उसके प्रचार थे, इन्होंने ही प्रारूप लिखा, ड्राफ्ट लिखा वायसराय से मिलने के लिए, ने मांग पत्र का प्रारूप तैयार किया। ये पूछा जाता है कि जो शिष्टमंडल गया था शिमला में मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए, जो एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, तो उसकी पटकथा कौन लिखा था, प्रारूप कौन लिखा था, तो आर्चबोल्ड ने लिखा था। सुविधा क्या थी, फैसिलिटी की बात की जाए तो याद रखना, डनलप स्मिथ वायसराय के निजी सचिव ने मध्यस्थता की थी कि आप जाइए और उसमें मैं आपका सहयोग करूंगा। अब आप समझो कि मुस्लिम लीग की स्थापना में मुसलमानों ज्यादा अंग्रेजों का योगदान था और कई अंग्रेज मिल करके इस चीज को आगे बढ़ा रहे थे। अब आप एक एक करके जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए अंग्रेजों ने चाल चली। प्रस्तुति की बात करते हैं तो आंगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमानों का एक दल 1 अक्टूबर 1906 को शिमला पहुंच गया। तो आंगा खां के नेतृत्व में 36 मुसलमान इस प्रारूप को लेकर के और शिमला पहुंच गए वायसराय से मिलने के लिए। तो उस शिष्टमंडल को नेतृत्व किसने किया था, आंगा खां ने किया था, ये याद रखिएगा। और स्वीकृति भी मिल गई। तो लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग पर विचार करने के लिए कहा गया और कहा गया कि और आंगा खां के नेतृत्व में यह मांग की गई कि जिस तरह से एक अंग्रेज के कहने पर कांग्रेस की स्थापना हिंदुओं के लिए किया है, वैसे ही मुसलमानों के लिए भी राजनीतिक पार्टी बनाई जाए और मुसलमानों को मताधिकार और चुनाव का अधिकार दिया जाए।
और तुरंत इनकी मांग को मान लिया गया मिंटो द्वारा। ठीक, तो मिंटो ने कुछ व्यक्तिगत पैसा भी दिया था जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। ये बात याद रखिएगा। तो याद रखना, मिंटो ने मुस्लिम लीग की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया। मौलाना मोहम्मद अली ने इसे ब्रिटिश सरकार का आदेशित, याद रखना, फरमाइशी प्रदर्शन कहा। वो खुद सहयोग कर रहे थे। अब आप समझो कितने अंग्रेज मिल करके सहयोग कर रहे थे कि मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ कैसे खड़े हो और इस षड्यंत्र में कैसे शामिल हो। और भारतीयों को इस षड्यंत्र के बारे में बहुत बाद में मालूम चला। बाद में उसमें उनको पता ही नहीं चला कि सब भी हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अखिल भारतीय का मतलब होता है ऑल इंडिया। तो मुस्लिम लीग पहले केवल मुस्लिम लीग था, उसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना बाद में पुनर्गठन किया गया और उसके दायरे को बढ़ाया गया। उसकी शाखाएं लंदन में स्थापित की गई। और कहां कहां क्या क्या हुआ, एक एक घटना को देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। डेट याद रखिएगा। कहां पे हुई? ढाका में। और ढाका में कहां पर हुई? तो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? नवाब सलीमुल्लाह, ढाका के नवाब थे। तो स्थापना इन्होंने ही किया था। संस्थापक यही थे, अध्यक्ष थे, संस्थापक अध्यक्ष थे नवाब अली मुल्ला ढाका के। और जब अध्यक्षता वहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में कर दी गई, तब याद रखिएगा उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उसके पहले और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन पहले अध्यक्ष बनाए गए जब ढाका में इसकी स्थापना की गई। और 1908 में आंगा खां अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए किसके? मुस्लिम लीग के। मुख्यालय अलीगढ़ बनाया गया प्रारंभ में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना समझो ढाका में हो रही है, बंगाल में, पूर्वी बंगाल में, और उसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खोला गया और बाद में उसका मुख्यालय लखनऊ में खोल दिया गया और उसकी एक शाखा लंदन में स्थापित की गई अमीर अली के नेतृत्व में। तो प्रारंभ में इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर अलीगढ़ था। अलीगढ़ से फिर लखनऊ बाद में शिफ्ट हुआ और लखनऊ बहुत दिनों तक रहा, आजादी तक लखनऊ रहा, ये भी याद रखिएगा। और लंदन शाखा अमीर अली के नेतृत्व में वहां पे खोली गई। तो मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में हुई, इसकी एक शाखा लंदन में भी बनी, ये भी याद रखिएगा। अब आप इसमें से आप देखो कि कितने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि स्थापना कब हुई, कहां पर हुई, किसने किया, पहले अध्यक्ष कौन थे, और जो है कहां पे उसका मुख्यालय था, ये सब पूछा जाता है। इसको डिटेल में याद रखिएगा। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। स्थापना के 3 मूल उद्देश्य थे। मुस्लिम लीग की जब स्थापना की गई तो उसके 3 मूल उद्देश्य क्या क्या थे? पहला उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। मुसलमानों, देश के मुसलमानों से बताना है कि अंग्रेज हमारे लिए अच्छे हैं, उनके प्रति वफादार बने रहो। तो याद ना, उनके मन में जो है, मुसलमानों के मन में अंग्रेजों को अच्छा बताना है, निष्ठा उनकी बनी रहे। और अंग्रेज यही चाहते भी थे, क्योंकि अंग्रेजों की दया पे भी पार्टी बनी थी उस समय। जैसे कांग्रेस भी बनी थी शुरू में, वैसे ये भी दया पे बनी थी। तो वो अगर नहीं दिखाएंगे तो फंडिंग कैसे होगी और उनके अधिवेशन कैसे कराए जाएंगे? ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या था? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। मुस्लिम लीग का कहना यह था कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों के लिए एक अलग पार्टी की जरूरत है, तो इसीलिए क्या बनाया जाए? मुस्लिम लीग उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करेगा। और तीसरा, उपयुक्त उद्देश्यों को हानि पहुंचाए बिना अन्य जातियों के साथ मित्रता के साथ भाव उत्पन्न करना, अर्थात ये 2 चीज डिस्टर्ब न होने पाए। उसके बाद अन्य जातियों के साथ मित्रता का भाव उत्पन्न करना है, उनके साथ मिलजुल के रहना, लेकिन हमारे 2 उद्देश्य ऊपर के डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कांग्रेस का पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, वैसे मुस्लिम लीग का याद रखिएगा पहला अधिवेशन 1907 में कराची में हुआ। लीग का संविधान तय किया गया, द ग्रीन बुक। द ग्रीन बुक के नाम से याद रखिएगा कांग्रेस, ये क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग का बुक बनाई गई, नियम बनाया गया, उनका संविधान बनाया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा तैयार किया गया था। तो मुस्लिम लीग का याद रखिएगा जो संविधान था, मुस्लिम लीग का संविधान था, जिनमें उनके संविधान में उनके पार्टी के नियम बताए गए थे, उसको द ग्रीन बुक कहते हैं।
और उसको मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने तैयार किया था, ये भी याद रखिएगा। यह फैक्ट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गलती मत करिएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, माले मिंटो सुधार 1909 की घटना हुई। सांप्रदायिकता का बीज बोया गया, ये सांप्रदायिकता का बीज बोया जा रहा है और यहीं से हिंदू मुसलमान और आपस में लड़ने लगेंगे और नफरत की भावना बढ़ जाएगी। अभी तो मुस्लिम लीग की स्थापना केवल की गई थी, लेकिन माले मिंटो सुधार में याद रखिएगा, इसे भारत शासन अधिनियम 1909 भी कहते हैं। माले कौन थे? ये भारत सचिव थे। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है कि माले मिंटो सुधार में माले कौन थे या मिंटो कौन थे। तो माले याद रखिएगा भारत सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे। इन दो लोगों ने मिलकर के अधिनियम में पास करने में योगदान दिया था, इसलिए इतिहास में माले मिंटो सुधार के नाम से इनको जाना जाता है। 1909 वास्तविक उद्देश्य क्या था? उदारवादियों को खुश करना, राष्ट्रवाद का दमन करना और एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ लड़ाना, ये वास्तविक उद्देश्य किसका था? माले मिंटो सुधार का। मांग की आपूर्ति, 1908 के अमृतसर अधिवेशन अध्यक्ष सैयद इमाम थे। तो अमृतसर में अधिवेशन 1908 में मुस्लिम लीग का हुआ, उसके अध्यक्ष सैयद इमाम थे। में लीग द्वारा मांगे गए मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को कानूनी मान्यता दे दी गई। अब जरा यहाँ ध्यान दो कि कांग्रेस लगातार अंग्रेजों से मांग कर सुधार की मांग करती, लेकिन अंग्रेज उनके पास सुन नहीं रहे थे। प्रार्थना पत्र वो लिख के देते थे, फेंक देते थे। अब जरा यहाँ कल्पना करो कि 1908 में मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पृथक निर्वाचन दिया जाए और झट से 1909 में इसको लागू भी कर दिया गया। मतलब इतने जल्दी उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसका मतलब एक षड्यंत्र था इसके पीछे। जो कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि हमें ये दिया जाए, वो दिया जाए, सिविल सर्विस सुधार किया जाए, उसको एक कर नहीं रहे हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं कि 1908 में जैसे ही ये क्या कहते हैं, अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दी जाए, भट्ट क्या कहते हैं उसको, जैसे ये कहा गया कि अमृतसर अधिवेशन में कि मुसलमानों को संप्रदाय निर्वाचन व्यवस्था दी जाए, प्रस्ताव पेश किया गया, मांग की गई और फट से जो है माले मिंटो सुधार में 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था दे दी गई और सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया यहीं से। अब पृथक निर्वाचन व्यवस्था के तहत मुसलमान, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा होगी वहां मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता है, हिंदू नहीं लड़ सकता है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में 100% जनसंख्या में 80% मुसलमान है और 20% हिंदू है, तो उस क्षेत्र में केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, वहां हिंदू चुनाव नहीं लड़ सकता। और पृथक मताधिकार भी दिया गया कि वहां केवल मुसलमान ही मतदान कर सकता है, हिंदू नहीं कर सकते। तो ये इस व्यवस्था का सबने विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, लेकिन कांग्रेस बाद में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इसको मान भी गई, पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार भी कर लिया, जो कि विरोध कर रही थी कांग्रेस। ये उसकी बहुत बड़ी भूल भी थी कांग्रेस की। लॉर्ड माले का स्पष्टीकरण, जब ये व्यवस्था दे दी गई तो भारत सचिव लॉर्ड माले ने क्या कहा? यदि इन सुधारों से भारत में संसदीय व्यवस्था स्थापित होने का डर हो तो कम से कम मैं उसमें कोई नाता रखने को तैयार नहीं। इस बात को उन्होंने कहा था और यह भी कहा था लॉर्ड माले का वायसराय को जो पत्र लिखा मिंटो को, तो ये देने के बाद माले पछताया भी, उसको लगा कि गलती तो हो गई हमसे। तो एक पत्र लिखा लॉर्ड माले ने, भारत सचिव ने मिंटो को एक पत्र लिखा और क्या लिखा इसमें कि हम नाग तत्व अर्थात नाग के दांत बो रहे हैं, जिसकी आपका जो है फसल बड़ी कड़वी होगी। ये लाइन कहा था कि हम जिस नाग के दांत बो रहे हैं आगे चल के वो काटेगा, बहुत बुरा होगा। तो जो सांप्रदायिकता का जो बीज बोया गया यहाँ 1909 में, इसने अंत में पाकिस्तान नामक एक नया देश बनवा ही दिया धर्म के आधार पर, जिसकी बीज यही बोई गई थी। तो इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। अब आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद ने जो है पाकिस्तान के जन्मदाता इन्हीं को माना था। किसको? लॉर्ड मिंटो को माना था। ये क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद इन्हीं को ही माना था कि तुम्ही ने पाकिस्तान बंटवारा किया है, तो उसकी बीज यही बोई गई थी। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो ये सब मैप क्यों बताया जा रहा है? जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठे,
आपको याद हो, इतिहास से आपको डर ना लगे, यही उद्देश्य के साथ मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लीग का वैचारिक परिवर्तन बात करते हैं। 1906 से 1913 तक जो मुस्लिम लीग है उसका जो वैचारिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो 1906 से 1913 के बीच में क्या इसका विचार था? तो 1906 की मुस्लिम लीग क्या रखना, ब्रिटिश समर्थक थी। मुख्य लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी, और नवाब सलीमुल्लाह आगा खां इसके नेतृत्व करता थे। तो 1906 की मुस्लिम लीग जो मुस्लिम लीग थी वो मुसलम ब्रिटिश समर्थक थी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का एंट्री हुई, प्रवेश 1913 में। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में प्रवेश करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया। तो इसका पहले नाम मुस्लिम लीग था, इसका नाम बदल दिया गया और क्या रखा गया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कर दिया गया। अब ये पूरे ऑल इंडिया के लिए हो गया। जब जिन्ना शामिल हो गए 13 में, तब क्या हुआ? 1913 की मुस्लिम लीग का क्या कॉन्सेप्ट था? शुरू में ऐसा कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने बता दिया, ब्रिटिश समर्थक थे। 13 में क्या था? इनका राष्ट्रवादी झुकाव आ गया। जिस राष्ट्रवाद से ये नफरत करते थे, वो राष्ट्रवाद के प्रति झुकाव आ गया इनका, और एक नया राष्ट्रीय लक्ष्य स्वशासन, सेल्फ रूल की मांग को आधिकारिक रूप से अपनाना। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुस्लिम लीग का विचार ही अचानक बदल गया? 13 में नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर दिया गया, और जिस राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति ये मुसलमानों को डराते थे कि उधर नहीं जाना है, अचानक इनका झुकाव राष्ट्रवादी हो गया और स्वशासन की मांग करने लगे। ये पृथक निर्वाचन की मांग करते थे केवल, और मुसलमानों के लिए ही काम करने की बात करते थे। ये कांग्रेस के हाँ में हाँ क्यों मिलाने लगे? सरोजिनी नायडू ने का कथन था कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत भी कह दिया इन्होंने उसी समय। ऐसा क्या था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुओं के साथ आ गई, स्वशासन लक्ष्य रख दिया, राष्ट्रीय झुकाव हो गया? तो कारण क्या था? इसके पीछे कारण अंतरराष्ट्रीय था। क्या था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होना था। शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध, लेकिन उसकी शुरुआत 13 से ही स्पष्ट होने लगी कि युद्ध होगा। तो तुर्की के जो सुल्तान थे वो पूरे इस्लाम जगत के खलीफा थे, और तुर्की का झुकाव जर्मनी की ओर था। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश सरकार के पास मुसलमानों का एक शिष्टमंडल गया। तो वायसराय ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम एक पत्र लिखेंगे ब्रिटिश सरकार को वहां पर इंग्लैंड में, और वो तुर्की के साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। लेकिन इसका उल्टा हुआ, और ब्रिटेन ने तुर्की के खलीफा जो सुल्तान थे उनको पद से हटा दिया, उनको जेल भेज दिया। तो जो पूरे इस्लाम जगत के खलीफा है उनका अपमान हो गया। इसीलिए मुस्लिम लीग अंग्रेजों से नाराज हो गई और अपने लक्ष्य बदल लिए। 13 में ही लक्ष्य बदल लिए। उनको लग गया कि तुर्की के खलीफा की जान जाएगी, उनका पद जाएगा, उनकी बेइज्जती होगी। इसीलिए याद रखना, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में राष्ट्रवादी झुकाव हो गया। और ये झुकाव 13, 14, 15, 16 में तो कांग्रेस के गले से गले मिल गए जाके लखनऊ में, और समझो एक ही साथ सम्मेलन किया गया, लखनऊ पैक्ट हुआ। इस आगे बताऊंगा मैं। और 1919 से लेकर 1922 तक एकता बनी रही, और महात्मा गांधी इसके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चलाया गया खलीफा के समर्थन में, और हिंदू मुस्लिम एकता के तहत काम हुआ। और गांधी ने उसी समय अवसर देखा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं, तो क्यों ना जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें हिंदू मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो 1922 तक ये एकता बनी रही। 1922 के बाद वो एकता धीरे धीरे फिर समाप्त हो गई, और फिर दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। तो 13 में अब आप समझ गए होंगे कि ये झुकाव क्यों हुआ है। तो कारण अंतरराष्ट्रीय, तुर्की का वही प्रथम विश्व युद्ध था। अगर ब्रिटेन तुर्की पर आक्रमण ना करता तो ये सब नहीं होता। इतिहास में कुछ और घटनाएं होती जो हम पढ़ रहे होते, हम पढ़ा रहे होते, आप पढ़ रहे होते। अब आप समझ गए होंगे कि ये सब घटनाएं क्या थी, कैसे कैसे विचार समय के साथ बदल जाते हैं। ये भी चीज को हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाही शक्ति का प्रदर्शन, दिल्ली दरबार। याद रखिएगा, 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया,
1906 में आप क्या देखा जो है बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और इस आंदोलन के तहत पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन किया गया। तो अंत में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसा करते हैं कि बंगाल विभाजन को हम रद्द कर देते हैं। तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया दिसंबर में और कुछ परिवर्तन किया गया। क्या किया गया याद है ना, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ। ये बात याद रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का भारत आगमन हुआ। जॉर्ज पंचम भारत आने वाले एकमात्र ब्रिटिश सम्राट थे। जन दबाव और क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बड़े फैसले इनको लेने पड़े। तो जॉर्ज पंचम और महारानी के नेतृत्व में जब ये आए तो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और ये दूसरा दिल्ली दरबार का आयोजन था। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ है। एक बार 1877 में हुआ है, एक बार 1902 में हुआ है और एक बार 1911 में हुआ है। तीसरा दिल्ली दरबार था, दूसरा नहीं था, तीसरा था। तो दिल्ली दरबार कब कब हुआ है ये लिस्ट में दे दे रहा हूं, इसको देख करके याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, ये तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन था। इसी दिल्ली दरबार के आयोजन में याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को ऐतिहासिक घोषणाएं हुई। घोषणा क्या हुई 12 दिसंबर को 1911 को कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया और 1905 के विवादास्पद विभाजन की औपचारिक समाप्ति हो गई। तो 1905 में जो बंगाल विभाजित किया गया था पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के नेतृत्व में, उसको जो है क्या किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया और राजधानी परिवर्तन लेकिन साथ में किया गया। कलकत्ता कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति दे दी गई। अब दिल्ली राजधानी बनेगी कलकत्ता के स्थान पे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल को आंदोलन के कारण एक तो कर दिया, लेकिन बंगाल के महत्व को कम कर दिया और बंगाल के महत्व को कम कर दिया और कलकत्ता के जगह पे दिल्ली को राजधानी बना दिया। इससे जो है जो कलकत्ता बंगाल के जो क्रांतिकारी थे वो नाराज हो गए और उन्होंने ही लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका। तो जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, वो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। लेकिन जब बंगाल का एकीकरण किया गया तो वायसराय कौन थे, वायसराय उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, याद रखिएगा। और जो ये जॉर्ज पंचम आए हैं, महारानी आई है, ये राजधानी जो परिवर्तन हुआ है उसका फीता काटने आए थे और दूसरा ये घोषणा करने आए थे कि मैं बंगाल विभाजन रद्द कर रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती बिल्कुल मत करिएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था क्यों किया गया था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है और ये डेट याद रखिएगा। ये सब डेट हमें पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, इन डेट को हमें भी याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गलती बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नया भूगोल, राजधानी और प्रांतों का पुनर्गठन किया गया। कलकत्ता के जगह पे राजधानी किसको बना दिया गया, दिल्ली को। तो दिल्ली राजधानी कब बनी, 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनी। तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। तो राजधानी को, दिल्ली को राजधानी मूर्ख दिवस के दिन बना दिए और आज भी यहाँ के नेता हमें मूर्ख बना रहे हैं, ठीक, ऐसे याद हो जाएगा। औपचारिक रूप से कलकत्ता के स्थान पे भारत की राजधानी कौन बन गया, दिल्ली बन गया। कलकत्ता का महत्व, बंगाल का महत्व जब कम कर दिया गया और इसके साथ साथ क्या हुआ कि विभाजन रद्द हुआ पर स्वरूप बदल गया। बंगाल को भाषा के आधार पर तोड़ दिया गया और बंगाल के महत्व को कम किया गया। कैसे, एक तो राजधानी परिवर्तन करके और दूसरा बंगाल को भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर नए प्रांत का दर्जा दे दिया गया। तो तुम बंगाल को रद्द कैसे किया, बंगाल विभाजन, तुमने बंगाल विभाजन रद्द किया, धर्म के आधार पर रद्द कर दिया जो बांटा था, लेकिन भाषा के आधार पर आपने तोड़ दिया ना। जो बिहार उड़ीसा बंगाल के साथ थे उनको भाषा के आधार पर अलग कर दिया आपने। जो आपका भोजपुरी भाषा है, उस मिथिला भाषा है, उसके आधार पर आपने बिहार बना दिया और उड़िया भाषा के आधार पर आपने उड़ीसा बना दिया। तो आपने बंगाल का एकीकरण किया कहां, आपने बंगाल को फिर बांट दिया। ये समझ में आया, इतिहास में नहीं लिखना चाहिए कि बंगाल का एकीकरण, बंगाल का दूसरा विभाजन,
लेकिन इतिहास चूंकि लिखा गया है तो हम पढ़ रहे हैं। अब आप खुद समझो कि विभाजन नहीं हो रहा है। जो बिहार उड़ीसा बंगाल के साथ थे, अब वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक अलग अलग प्रांत के रूप में अलग हो गए। असम को वापस उसी 1874 की स्थिति में लाया गया और सिलहट को भी असम में शामिल कर लिया गया। ये भी याद रखिएगा, सिलहट का क्षेत्र असम में शामिल हो गया। अब आप समझो कि बिहार और उड़ीसा इस समय अलग हुए थे, तो बिहार एक नया प्रांत, उड़ीसा और बिहार एक नया प्रांत थे, दोनों मिलकर एक प्रांत थे। ये इसी समय बनाए गए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक राजधानी दो वास्तविकताएं, लॉर्ड हार्डिंग बमकांड 1912। क्या था? सत्ता का भ्रम। 23 दिसंबर 1912 को स्थान था चांदनी चौक, दिल्ली। जब राजधानी दिल्ली बन गई तो दिल्ली आना था किसको? लॉर्ड हार्डिंग को, कलकत्ता से। तो जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली, याद रखिएगा, चांदनी चौक में हाथी पर बैठ कर दिल्ली प्रवेश कर रहे थे। याद रखिएगा, दिल्ली में हाथी पर बैठ के प्रवेश कर रहे थे और नई राजधानी में प्रवेश कर शाही जुलूस निकल रहा था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग हाथी पर सवार होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। अब देख सकते हैं, प्रदर्शन करते हुए इनको दिखाया गया। ये आराम से हाथी बैठ के आ रहे थे चांदनी चौक में। कब? 23 दिसंबर 1912 को। उसी समय क्या घटना हुई? क्रांति का यथार्थ क्या था? घटना क्या हुई? दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस हो गया उस समय। कैसे? वायसराय पर बम फेंका गया और हार्डिंग घायल हो गए, महावत की मृत्यु हो गई। जो हाथी चलाने वाला व्यक्ति होता है उसे महावत कहते हैं। तो बम फेंका गया, महावत मर गया, लेकिन वायसराय घायल हो गए, हार्डिंग मरे नहीं। सूत्रधार कौन था, अर्थात बम फेंकने का मास्टरमाइंड कौन था? तो याद ना, रास बिहारी बोस थे। ये वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, इसलिए मैं शुरू में आपसे बताया था। तो रास बिहारी बोस यही मास्टरमाइंड थे बम फेंकने के। ये बंगाल के थे। उनको गुस्सा किस बात का था कि आपने बंगाल का महत्व कम कर दिया और बंगाल से भाषा के आधार पर बिहार उड़ीसा बना दिया और बंगाल का महत्व कम करते हुए राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली भेज दिया। इसीलिए इनको मन में गुस्सा था और इन्होंने बम फेंकने का निर्णय लिया। तो मास्टरमाइंड कौन था? रास बिहारी बोस थे। लेकिन परिणाम क्या? बम किसने फेंका? बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद, बाल मुकुंद और अवध बिहारी को फांसी की सजा हो गई, क्योंकि यही लोग मिलकर के बम फेंके थे। गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन सबको नाम को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और संदेश क्या गया कि राजधानी परिवर्तन का जश्न ब्रिटिश सत्ता को सीधी चुनौती में बदल दिया गया और उनको फांसी की सजा हो गई इन लोगों को। तो मास्टरमाइंड कौन थे? रास बिहारी बोस थे। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1912 की गूंज, आजाद हिंद फौज की नींव। याद रखिएगा, विस्फोट क्या हुआ? चांदनी चौक में बम कांड हुआ 23 दिसंबर 1912 को। दमन और बलिदान, चार क्रांतिकारियों बाल मुकुंद, अवध बिहारी आदि को फांसी सजा हुई, जिनको बताया था। पलायन, गिरफ्तारी से बचने के लिए रास बिहारी बोस भेष बदल करके जापान भाग गए। यही जापान चले गए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भेष बदले और जापान भाग गए, ये गिरफ्तार नहीं हो पाए, जबकि मास्टरमाइंड यही थे। और वैश्विक क्रांति, जापान में रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग को मजबूत किया, जिसने बाद में आजाद हिंद फौज की संगठनात्मक नींव रखने में मदद की थी। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने ही किया था, मोहन सिंह की उपज थी, और बाद में सर्वोच्च कमांडर सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। याद रखिएगा, अब आजाद हिंद फौज की नींव समझ सकते हो, यहीं रखी गई थी, एक तरह से कह दिया जाए। तो रास बिहारी बोस का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 1906 से 1912 की विरासत की बात करते हैं तो अगले 35 वर्षों की ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था। ये 6 वर्ष मात्र एक कालखंड नहीं थे। इन्होंने भविष्य के भारत के 3 अस्थायी मार्ग तय किए थे। क्या क्या तय किया था? पहला संस्थागत मार्ग क्या था? संस्थागत सांप्रदायिकता। 1906 की मुस्लिम लीग और 1909 के मार्लियामेंटल सुधारों ने पृथक निर्वाचन ने उस विभाजन के बीज बो दिए जिसकी अंतिम परिणति 1947 में पाकिस्तान के रूप में हुआ। याद रखिएगा, मैंने शुरू में बताया था कि वो बीज बोया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। संवैधानिक और जन संघर्ष क्या हुआ कि सूरत 1907 के बाद कांग्रेस का शून्य 1916 में समाप्त होता है, लखनऊ पैक्ट तक बना रहा।
जिसने गांधीवादी और जन आंदोलनों के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार कर दिया, याद रखिएगा। और सशस्त्र क्रांति 1912 के दिल्ली बम कांड ने सिद्ध कर दिया कि अब याचिका की रणनीति समाप्त होती है, जिसने आजाद हिंद फौज जैसी विदेशी धरती से होने वाली सशक्त क्रांतियों को जन्म दे दिया, ये भी याद रखिएगा। तो इसने दूरगामी प्रभाव पड़ा इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसको जानना जरूरी था क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1906 से 1912 के बीच में हमने मुस्लिम लीग की स्थापना जो होती है उसकी क्या उद्देश्य थे ये देखा हमने। सूरत में कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ ये देखा मैंने। पार्लियामेंट सुधार में क्या किया गया, और अंत में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ और बम कांड की जो घटना होती है मैंने सबको देख लिया है। कहीं कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को जो है शेयर भी कीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। आपको ये पीडीएफ हमारी एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा मैसेज करिएगा, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो याद रखना इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।